हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन। ये भी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो लिक्विड के लिए डिफाइंड है। तो पहले ये प्रॉपर्टी को देखें, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी क्या है, और फिर इसमें दो क्वेश्चंस क्रिएट होता है आपका, तीन क्वेश्चन, दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में। तो पहले सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी क्या है ये देखो। When we take a small amount of any liquid and kept on a clean horizontal surface, then it will remain, it will acquire a spherical shape। ये तो नेचुरल फेनोमेना देखे होगे, ये चीज देखे भी होगे जो बात बोल रहे हैं हम। स्मॉल अमाउंट का कोई भी लिक्विड लो और उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ऐसा कोई लिक्विड जो उस सरफेस को भिंगावे नहीं, वो उस सरफेस पर रखे तो फैल जाए, ऐसा लिक्विड नहीं लेना है। अब ऑयल होता है ना, अब जैसे कि रेन ड्रॉप, या कोहरा कुहासा जो ठंडा के मौसम में जो होता है, आप सुबह को लीफ पर जो पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है उस पर देखोगे तो वो लिक्विड का स्फेरिकल ड्रॉपलेट टाइप का दिखेगा आपको, स्मॉल अमाउंट में होता है वो। अब थोड़ा सा लिक्विड हाथ पर रखिएगा तो फिर वो तो फैल जाएगा पूरा। ऑयली सरफेस पर रखोगे तो फिर नहीं फैलेगा, ग्लास पर रखोगे तो फिर वो नहीं फैलेगा, वो स्फेरिकल शेप में रहेगा। तो सरफेस पर भी डिपेंड करता है कि कैसा सरफेस पर रखे उस स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को। तो ये देखे होंगे आप, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को ग्लास प्लेट पर रखो, खास करके आप क्लीन हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट ही लिख दो यहाँ, क्लीन हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट। हाँ ठीक है, तो वो स्फेरिकल शेप में रहेगा। ऐसा क्यों, वाई, क्यों स्मॉल अमाउंट का लिक्विड, नॉन वेटेबल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसको भिंगावे नहीं, उस पर रखेंगे तो वो स्फेरिकल शेप में होता है। क्यों ऐसा है, इसी बात को ढूंढना है, क्यों वो स्फेरिकल शेप में रहेगा। तो देखिए, कोई भी सिस्टम किसी शेप में आ रहा है अपने आप, दैट इज वो शेप में वो सिस्टम मोर स्टेबल होगा। नहीं, सब कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, हम लोग आप लोग भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। डिस्टर्ब कर देता है कोई तो फिर से उसको अपना अपना ओरिजिनल शेप में लाते हैं, उसको भी उस शेप में स्टेबल रहेंगे। लिक्विड का भी यही टेंडेंसी है कि आप उसको किसी भी शेप में रखो, वो स्फेरिकल शेप में आके स्टेबल होगा, रुकेगा। शायद उस शेप में लिक्विड मोर स्टेबल है। तो आप कोई भी आर्बिट्ररी शेप में छोड़ा लिक्विड को और वो आ गया स्फेरिकल शेप में, तो ये इसका मेन काउज है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड। सब कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो वो ऐसा शेप एक्वायर करना चाहेगा जिस शेप में वो मोर स्टेबल होगा, और लिक्विड के लिए वो शेप स्फेरिकल शेप है। अब स्फेरिकल शेप क्यों है जिसमें वो मोर स्टेबल होगा,
तो लिखो it is due to in this shape liquid will be more stable. Liquid will be more stable. अब ये ढूंढने चले कि स्फेरिकल शेप में वो मोर स्टेबल क्यों है। तो कोई सिस्टम मोर स्टेबल तब होता है जब उसका एनर्जी कम हो। जितने भी टाइप का एनर्जी उसके अंदर है वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में। देखो दो ये गो चीज स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी है वो भी स्टेबल है और बहुत कम एनर्जी है वो भी स्टेबल है। बीच बिछा वाले को कोई उपाय नहीं है धरती पर। नहीं है पैसा आपके पास तो भी मोर स्टेबल है, बहुत ज्यादा पैसा है तब भी मोर स्टेबल। लेकिन यानी इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें तो मिनिमम एनर्जी वाला सिस्टम मोर स्टेबल एंड मैक्सिमम एनर्जी वाला सिस्टम भी मोर स्टेबल। लेकिन स्टेबिलिटी भी दो टाइप का, एक होता है एक स्टेबिलिटी होता है जो इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो उसको, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो टू गेन स्टेबिलिटी, देखिए ये फिगर देखिए आप यहाँ। मान लीजिए इस टाइप का सरफेस पर किसी बॉडी को रखा और इस टाइप के सरफेस पर कोई बॉडी को रखा, ये दोनों रेस्ट में है तो दोनों इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये अनस्टेबल में क्या है कि इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दे तो फिर यहाँ पर नहीं आएगा, वो उधर भाग जाएगा। इधर डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो फिर वहां नहीं जाके इधर भागेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा इधर या इधर खिसका के छोड़बो करेंगे फिर भी वो यहीं आना चाहेगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जानते हो mgh होता है। तो देखो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, mgh हाइट ज्यादा है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम है। मान लो कि ये एक रिफरेंस लेवल है, तो रिफरेंस लेवल से जो जितना ज्यादा हाइट पर होगा उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तो ज्यादा एनर्जी वाला भी इक्विलिब्रियम में होता है, कम एनर्जी वाला भी इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, कम एनर्जी वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो टू गेन स्टेबिलिटी सिस्टम गोज इनटू ए शेप इन विच all energy associated with the system will be minimum। ऐसा शेप में जाना चाहेगा आपका सिस्टम जिस शेप में उसके पास जितने भी टाइप का एनर्जी वो रखता हो वो सब मिनिमम होना चाहिए। तो शायद वो स्फेरिकल शेप ही ऐसा शेप है लिक्विड का कि उस शेप में उसका सारा एनर्जी मिनिमम हो रहा होगा, इसलिए उस शेप में जा रहा है वो। Liquid will be more stable as due to in this shape liquid will be more stable or a system will be more stable if all types of energy associated with system will be minimum। यदि स्टेबिलिटी तभी आएगा सिस्टम में जब उसका सारा एनर्जी मिनिमम हो। तो शायद स्फेरिकल शेप में उस ड्रॉप का, उस लिक्विड का
के पास जो भी एनर्जी होगा सब एनर्जी मिनिमम होगा, इसलिए वो स्फेरिकल शेप में जा रहा है। तो बात उठता है कि लिक्विड में कौन कौन एनर्जी होता है। जो भी एनर्जी होगा लिक्विड में वो मिनिमम होगा, मिनिमम होना चाहिए। तो किस शेप में वो एनर्जी मिनिमम होगा? तो स्फेरिकल शेप में वो एनर्जी मिनिमम होगा, इसलिए आपका लिक्विड स्फेरिकल शेप में जाना चाह रहा है। पहले पता करें हम लोग लिक्विड से रिलेटेड कौन कौन एनर्जी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ लिक्विड। Two types of energy associated with liquid. एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ये mgh होता है। m जहां पर मास ऑफ लिक्विड और h इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लिक्विड। यहां पर m इज द मास ऑफ लिक्विड और h इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लिक्विड। यदि स्फेरिकल शेप में है तो ये स्फेरिकल शेप में सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होता है। सेंटर पर टोटल मास, उस ड्रॉप का टोटल मास कहां कंसंट्रेटेड होगा? सेंटर पर। एक सेंटर ऑफ मास नाम का टॉपिक होता था 11 में। पूरे सिस्टम का टोटल मास जिस जगह होगा उस पॉइंट को, उस पोजीशन को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो खासकर स्फेरिकल बॉडी का टोटल मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है, तो सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास हुआ। उसका हाइट, ये हाइट यानी इस ड्रॉप का पूरा मास को यहीं पर मान के चलोगे सेंटर ऑफ मास पर, और ये उसका हाइट है। ये ग्लास प्लेट पर रखा था आप उसको, इस ग्लास प्लेट से उसका ये हाइट है रेडियस के बराबर। तो देखो ऑलरेडी ये लिक्विड का अमाउंट कम है, बहुत कम अमाउंट का लिक्विड लेने की बात की है हम आपको। तो अमाउंट कम है तो मास भी बहुत कम होगा और वो ड्रॉप का रेडियस भी बहुत छोटा होगा, यानी ये हाइट भी बहुत छोटा। थी ये एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी मिनिमम है ही इसके पास, क्योंकि मास भी कम है ड्रॉप में, कम अमाउंट का लिक्विड लिया गया और उसका जो सेंटर ऑफ मास का हाइट है वो भी बहुत छोटा है। तो ये एनर्जी ऑलरेडी कम है इसके पास। इस एनर्जी की चर्चा नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो सिंस लिक्विड इज इन ए स्मॉल अमाउंट, liquid is in a small amount, hence this energy is already minimum. दिस एनर्जी इज ऑलरेडी मिनिमम। इस एनर्जी को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, मान के चलेंगे ये एनर्जी है ही नहीं लिक्विड में। एक और एनर्जी होता है लिक्विड के साथ,
वो मेन रोल प्ले करता है, उसका नाम है सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड, एक यही मेन वो एनर्जी है जिसके चलते स्फेरिकल शेप में आता है वो। और इसके बारे में जस्ट इसके बाद हम और डीपली देखेंगे हम लोग इस टॉपिक को। सरफेस एनर्जी एक फेमस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, बोलता है डिफाइन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड एंड प्रूव दैट सरफेस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लिक्विड। ये एक फेमस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसके बाद हम लोग करेंगे ही। अभी बस हम खाली एक रिजल्ट यूज कर लेते हैं इस एनर्जी का, कि ये एनर्जी लिक्विड के सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात को प्रूव करेंगे हम लोग आगे। एंड दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू this energy is directly proportional to area of surface of liquid। एरिया ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, इसको U से डिनोट करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको और डीपली पढ़ा जाएगा, क्या है ये सरफेस एनर्जी, ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ। अभी पहले सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी तो पहले डिफाइन कर ले, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या सब बोल रहे हैं हम? यस सर। चलो अब इस एनर्जी का मिनिमम की बात करने। तो क्लियरली ये एनर्जी मिनिमम कब होगा? जब एरिया, सरफेस एरिया कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दिस एनर्जी विल बी मिनिमम इफ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड विल बी मिनिमम। कोई भी शेप में जो लिक्विड जाएगा, शायद उस शेप में वो उसका एनर्जी मिनिमम है, इसलिए वो जा रहा है उस शेप में। हर सिस्टम का ये टेंडेंसी होता है मिनिमम एनर्जी स्टेट की तरफ जाना, क्योंकि मिनिमम एनर्जी स्टेट जो होता है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। कहोगे तो नेचुरल लाइफ से मैच नहीं कर रहा है। नेचुरल लाइफ में आदमी का टेंडेंसी होता है ज्यादा पैसा वाले की तरफ दौड़ना, कम पैसा वाले की तरफ नहीं दौड़ता है कोई। तो दिस एनर्जी विल बी मिनिमम if surface area will be minimum। सरफेस एरिया लिक्विड का मिनिमम होगा तो ये एनर्जी मिनिमम होगा। अब बात उठता है, मान लो आपको हम आधा लीटर वाटर दिया, तो लिक्विड का तो ये प्रॉपर्टी है कि जिस कंटेनर में रखोगे उसी का शेप एक्वायर कर लेगा। यदि उस आधा लीटर वाटर को आप सिलेंडर में रखो तो सिलेंडर का शेप एक्वायर करेगा, सिलिंड्रिकल कंटेनर में रखोगे तो। स्फेरिकल कंटेनर में रखिएगा, मान लो बॉल उल के अंदर रखोगे तो वो उसका शेप स्फेरिकल आ जाएगा उस लिक्विड का, आधा लीटर लिक्विड, लेकिन वॉल्यूम सब केस में आधे लीटर रहेगा। तो बहुत सारे शेप में आप उसको ला सकते हो, सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को। लेकिन इस सारे पॉसिबल शेप में स्फेरिकल शेप ही ऐसा शेप है जब उसका ये सरफेस एरिया मिनिमम होता है। वॉल्यूम सब केस में सेम है,
लेकिन अलग अलग शेप में सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का सरफेस एरिया अलग अलग होता है, और स्फेरिकल शेप में वो सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है, इसलिए सरफेस एनर्जी मिनिमम होगा, और इसलिए आपका लिक्विड जाता है स्फेरिकल शेप में। तो फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड या फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, spherical shape has minimum surface area. Spherical shape has minimum surface area. Hence, surface energy will be minimum in a spherical shape. Surface energy will be minimum in a spherical shape. और जिस शेप में उसका एनर्जी मिनिमम हुआ लिक्विड उसी शेप में जाएगा, दैट इज व्हाई लिक्विड एक्वायर्ड ए स्फेरिकल शेप। तो सुनो लास्टली, उसको लिखिए तब तक। Thus, the property of liquid to acquire minimum surface area is called surface tension. लिक्विड का जो ये टेंडेंसी है कि आप उसको फ्रीली छोड़ दो किसी ऐसा सरफेस पर जो सरफेस को भिंगाता नहीं हो, खासकर ग्लास प्लेट या ऑयली सरफेस या कोई पेड़ पौधा का पत्ता, उसको वो भिंगाएगा नहीं लिक्विड। उस तरह के सरफेस पर छोड़ोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को, तो वो स्फेरिकल शेप में जाता है, क्योंकि उस शेप में उसका सरफेस एरिया कम होता है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। Thus, the property of liquid to acquire minimum surface area is called surface tension. ये टेंडेंसी लगभग हर लिक्विड का है कि जब उसका स्मॉल अमाउंट को लेकर के एक ऐसा सरफेस पर रखेंगे जो सरफेस को वो भिंगाता नहीं हो, तो वो स्फेरिकल शेप में जाएगा, यानी मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहेगा। ये बात है ओनली स्फेरिकल शेप में हो सकता है मिनिमम सरफेस एरिया। इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोला जाता है। अब बात उठता है कि सर कम अमाउंट का यदि लिक्विड नहीं लेके ज्यादा अमाउंट का लिक्विड ले तो क्या होगा? तो शेप स्फेरिकल नहीं होगा, एक नया शेप एक्वायर करेगा। वो देखो कैसे, यदि थोड़ा लार्ज अमाउंट का लिक्विड लें
उसको नॉन वेटेबल सरफेस पर रखा जाए। नॉन वेटेबल सरफेस यानी ऐसा सरफेस जिसको भिंगावे नहीं। बार बार इस वर्ड को हम बोल रहे हैं। If we take some large amount of liquid, if we take some large amount of liquid and kept on horizontal glass plate, then it acquired sessile shape, अंडाकार shape, ऐसा शेप में आएगा। ये ग्लास प्लेट है और थोड़ा लार्ज अमाउंट का लिक्विड लोगे तो वो ऐसा शेप में आएगा। इस टाइप का शेप एक्वायर करेगा, थोड़ा लार्ज अमाउंट का लेंगे तो। इस शेप को भी डिस्क्राइब कर सकते हो, क्यों इस शेप में गया। देखो, यदि लार्ज अमाउंट का लिक्विड लेंगे अब, और यदि आप स्फेरिकल शेप मानोगे तो देखो क्या सब होता है। इसका मास, टोटल मास इसके सेंटर ऑफ मास पर है, तो ये हाइट कुछ होगा, यहां मास है, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब मिनिमम नहीं रहेगा। मास लार्ज है, सेंटर ऑफ मास का हाइट लार्ज है, तो mgh का वैल्यू नेग्लेक्ट करने लायक नहीं रहेगा। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काउंट करेंगे हम लोग। स्मॉल अमाउंट का जब लिया था लिक्विड तो मास भी कम था, h भी कम था, तो उस एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दिए, मान के चले कि वो एनर्जी है ही नहीं। लेकिन लार्ज अमाउंट में क्या होगा कि हाइट भी नेग्लेक्ट करने लायक नहीं रहेगा, मास भी नेग्लेक्ट करने, यानी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा इसमें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना है, दोनों इसमें सरफेस एनर्जी भी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, mgh होता है ना फॉर्मूला, इसको मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास हटा, मास कम करना होगा। मास कैसे कम कर सकते हो, लिक्विड को उसमें से हटाना पड़ जाएगा, तब लिक्विड नहीं हटाना है, तो फिर ये कैसे कम होगा, हाइट कम करवाना होगा सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का हाइट कम कब होगा, जब ये फ्लैट शेप में जाएगा। स्फेरिकल शेप में जाएगा तो हाइट बढ़ेगा, अब फ्लैट शेप में जाएगा, चपटा टाइप का जिसको बोलते हैं, तो हाइट कमेगा। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए ये ड्रॉप फ्लैट शेप एक्वायर करना चाहता है, जबकि सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए ये ड्रॉप स्फेरिकल शेप में जाना चाहता है। तो अभी देखे थे हम लोग, सरफेस एनर्जी एरिया का प्रोपोर्शनल, और एरिया मिनिमम होता है स्फेरिकल शेप में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास के हाइट का प्रोपोर्शनल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा जब फ्लैट शेप में जाएगा लिक्विड। तो एक एनर्जी कहता है इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहता है कि तुम फ्लैट शेप में चलो, सरफेस एनर्जी बोलता है इसको नहीं, तू स्फेरिकल शेप में चलो। तो दोनों कंप्रोमाइज करता है अपने आप में, फ्लैट शेप एंड स्फेरिकल शेप के बीच कंप्रोमाइज होता है, तो बोलता है दोनों चलो, न कंप्लीटली स्फेरिकल शेप न कंप्लीटली फ्लैट, थोड़ा फ्लैटो नेचर दिखे, थोड़ा स्फेरिकल नेचर भी दिखे,
तो यही तो वो शेप है। इसमें ऐसे देखो तो फ्लैट नेचर है और ऐसे देखो तो स्फेरिकल नेचर है। इसको सेसिल शेप बोलते हैं। तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एंड सरफेस एनर्जी दोनों मिनिमाइज होना चाहता है, इसलिए ये रिजल्टेंट शेप है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमाइज होने के लिए फ्लैट शेप आया और सरफेस एनर्जी को मिनिमम होने के लिए वो स्फेरिकल शेप में गया। तो लार्ज अमाउंट का लिक्विड लोगे तो ये केस आ जाएगा, आपका ऐसा शेप आ जाएगा। तो चले हम लोग अब मेन काम करने इसमें, डिफाइन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड एंड प्रूव दैट define surface energy of liquid and prove that surface energy is directly proportional to surface area इसको डिफाइन करने के लिए हमको दो टाइप का फोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। वो है, लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक है कोहेसिव फोर्स। ये होता है फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। दोनों लिक्विड का मॉलिक्यूल है तो कोहेसिव फोर्स, दोनों गैसियस मॉलिक्यूल ही है तो कोहेसिव फोर्स, दोनों सॉलिड मॉलिक्यूल है तो भी कोहेसिव फोर्स। फोर्स बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स बिटवीन टू गैसियस मॉलिक्यूल, या फोर्स बिटवीन टू लिक्विड मॉलिक्यूल, या फोर्स बिटवीन टू सॉलिड मॉलिक्यूल, इसको कोहेसिव फोर्स। और एक होता है एडहेसिव फोर्स।
force between adhesive force, force between two dissimilar molecule. That is force between a liquid molecule and solid molecule. या एक लिक्विड मॉलिक्यूल और एक गैसियस मॉलिक्यूल, डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स को एडहेसिव फोर्स, और सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को कोहेसिव फोर्स। और ये दोनों फोर्स नेचर में ऐसे तो ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है, लेकिन ये लगभग ये अट्रैक्टिव ही होता है। और शॉर्ट रेंज फोर्स है ये, मतलब जब मॉलिक्यूल काफी क्लोज आएगा तब ये फोर्स एक्ट होगा। एंड इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, both forces are attractive in nature. And it is short range force. ये शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब काफी कम दूरी पर आएगा तब ये फोर्स लगे। 1 सेंटीमीटर दूरी पर भी है दूगो मॉलिक्यूल तो ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा। लगभग एंगस्ट्रम और के आसपास का जो डिस्टेंस आएगा 10⁻⁻10 मीटर, इस टाइप का सेपरेशन पर जब दो मॉलिक्यूल आएगा तब ये फोर्स एक्ट करता है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो गया इसके लिए, इसलिए इसको शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं और अट्रैक्टिव नेचर का बोलते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट देखो, ये सरफेस एनर्जी डिफाइन करने के लिए मान लो एक कंटेनर है, उसमें आपने लिक्विड लिया, ये लिक्विड लिया इस कंटेनर में, और इसको बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इसको फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बोला जाता है। जहां के बाद एयर है उसको फ्री सरफेस बोलेंगे। ये अपर सरफेस जो है लिक्विड का, इसको फ्री सरफेस, उसके बाद एयर है। और इसमें हम लोग, अच्छा थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए कंटेनर का, इसमें हम लोग 3 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं लिक्विड का। एक मॉलिक्यूल एग्जैक्टली बीच में कंसीडर करो, बीच में यानी इतना बीच में कंसीडर करो कि इस मॉलिक्यूल से इधर, इस मॉलिक्यूल से नीचे, इधर, ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो। एग्जैक्टली बीच में बात कर रहे हैं हम लोग। किसी भी तरफ चल जाए तो सब तरफ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उसके अराउंड। अच्छा, और एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो फ्री सरफेस के नजदीक, और एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो एग्जैक्टली ऑन फ्री सरफेस। ये 3 मॉलिक्यूल कंसीडर किया गया, ए, बी एंड सी।
consider a liquid inside container take 3 molecule of liquid एक molecule A completely inside the liquid completely inside the liquid कितना inside इतना कम से कम कि सब तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल एग्जिस्ट करता हो। एक बी जो नियर फ्री सरफेस और एक मोलिक्यूल सी एग्जैक्टली ऑन द फ्री सरफेस। ये 3 मोलिक्यूल कंसीडर किया गया। थोड़ा हम बड़ा फिगर दिखाते हैं आपको। एक मोलिक्यूल कंप्लीटली अंदर में लिया ए नाम का, एक मोलिक्यूल फ्री सरफेस के नजदीक लिया बी, और एक ऑन द फ्री सरफेस लिया सी। अब इस तीनों मोलिक्यूल पर फोर्सेज ऑब्जर्व करेंगे। फोर्स ऑब्जर्व करना इस तीनों मोलिक्यूल पर। तो पहले मोलिक्यूल ए पर देखो, देखो ए के चारों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, तो इसके अगल बगल का सब मोलिक्यूल इसको अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। अरे इस मोलिक्यूल के अराउंड अगल बगल और भी मोलिक्यूल है ना, वो सब मोलिक्यूल इस मोलिक्यूल को क्या करेगा, अपने अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी इस मोलिक्यूल पर सब दिशा से इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा, जिससे क्या होगा, इस मोलिक्यूल पर का नेट फोर्स 0। जब कोई बॉडी को सब दिशा से खींचा जा रहा हो सेम अमाउंट का फोर्स से, तो बॉडी किधरों नहीं खिसकेगा, उस पर नेट फोर्स 0 माना जाएगा उस पर। बी पर क्या होगा, बी पर देखो बी को कहां लिए हैं, फ्री सरफेस के नजदीक लिए हैं, लेकिन बी के इधर और इधर मोलिक्यूल की संख्या सेम मानना, लेकिन ऊपर कम है मोलिक्यूल, नीचे ज्यादा है। फ्री सरफेस के नजदीक है वो मोलिक्यूल बी, तो उस बी मोलिक्यूल बी के ऊपर कम मोलिक्यूल्स है लिक्विड का और नीचे ज्यादा मोलिक्यूल्स है। तो इस मोलिक्यूल पर एक नेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लगेगा ना। मान लीजिए 10 न्यूटन का नीचे लगा और 2 न्यूटन का ऊपर लगा, तो रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन का नीचे न लगा। ठीक है। बी के ऊपर कम मोलिक्यूल है, तो ऊपर की तरफ कोहेसिव फोर्स कम लगेगा, और नीचे ज्यादा मोलिक्यूल है तो नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे आएगा बी पर। अच्छा, सी पर देखो, सी पर तो ऊपर कोई लिक्विड का मोलिक्यूल है ही नहीं, खाली नीचे है लिक्विड का मोलिक्यूल, तो सी पर भी एगो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, लेकिन सी पर वाला फोर्स बड़ा होगा किस पर वाला फोर्स से, बी पर वाला फोर्स से। क्यों, इस बात को एरो का लेंथ से भी दिखा रहे हैं, उसका सी वाला का एरो का लेंथ ज्यादा, बी वाले के एरो का लेंथ कम, मतलब वो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा इससे।
देखो बी था जिस पर 8 न्यूटन 10 न्यूटन का नीचे भी लगा, 2 न्यूटन का ऊपर लगा, तो रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन आया। लेकिन सी पर 10 न्यूटन का नीचे तो लग रहा है, लेकिन 2 न्यूटन का ऊपर नहीं लग रहा है। तो सी पर 10 न्यूटन लगा नीचे। ये तीनों मॉलिक्यूल पर फोर्स की का ऑब्जर्वेशन है। Since molecule A is attracted equally in all direction, hence resultant force on A is 0. Resultant force on A is 0, but there exists a downward cohesive force on B and C. Downward cohesive force on B and C. उसमें भी क्या, तो सी पर वाला डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर है बी पर वाले डाउनवर्ड फोर्स से। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। तो देखो अब क्या होता है, ये सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो नीचे से ही आया था ऊपर। जब आप कोई कंटेनर में लिक्विड डालते हो तो आप जो लिक्विड डाला वो नीचे जाता है, निचला लिक्विड ऊपर आता है ना, ये प्रॉपर्टी होता है ना। नहीं, जब लिक्विड डालिएगा बाल्टी में तो जो लिक्विड अभी गया वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे था वो कहाँ आ जाता है, ऊपर पर। ये प्रॉपर्टी होता है। यानी बाल्टी के ऊपर पर जितने भी मॉलिक्यूल है वो सब नीचे से ही, पेंदी से ही आया था ऊपर पर। वो मिट्टी उट्टी वाला थोड़ी है कि मिट्टी डाला तो पहले वो मिट्टी नीचे उसके ऊपर डाल दिए मिट्टी ने। लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड में जब लिक्विड डालते हैं कंटेनर में तो जो मोलेक्यूल पेंदी से सटा हुआ था वो मोलेक्यूल ऊपर उठता है और आप जो डाले हो मोलेक्यूल वो नीचे जाता है। ये प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का। तो फ्री सरफेस बोले हैं इसको आप। इस पर जितने भी मोलेक्यूल्स है वो सब नीचे से ही ऊपर आया था। फ्री सरफेस का फॉर्मेशन में जो भी लिक्विड का मोलेक्यूल है वो सब मोलेक्यूल बॉटम से ही ऊपर गया था। और जब वो बॉटम से ऊपर गया था तो इस डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट गया था। उसके अगेंस्ट चलना पड़ा होगा उस मोलेक्यूल को। इस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट चलना पड़ा होगा मोलेक्यूल को, तब फ्री सरफेस पर जाके रुका है। ऐसा कैसे हो जाएगा? किसी फोर्स के अगेंस्ट आप मान लो कोई बॉडी को ऊपर ले जाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ले जाते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, मतलब उस मोलेक्यूल को जो फ्री सरफेस पर गया है वो इस डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई ले गया होगा उसको, अपने तो नहीं चल जाएगा। किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई चीज अपने नहीं चल जाएगा, उसको कोई एनर्जी दिया होगा। हम अर्थ सरफेस से बॉडी को स्टेबल पर रखने जाएंगे तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अपने आप तो नहीं बॉडी आ जाएगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगा उस बॉडी पर, हमको वर्क करना होगा उस बॉडी पर, तब यहाँ आएगा बॉडी।
तो यही चीज हुआ कि जितने भी मोलेक्यूल है फ्री सरफेस पर, वो एक्चुअली बॉटम से ही फ्री सरफेस पर आया था अगेंस्ट दिस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, और ऐसा होने में उस मोलेक्यूल पर वर्क किया गया होगा इस फोर्स के अगेंस्ट, और वर्क बेकार नहीं जाता है, वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। बॉडी को जो आप लाया H2 पर, आपने जो वर्क किया वही वर्क ये mgh है जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो बॉडी का। यानी फ्री सरफेस पर जितने भी मोलेक्यूल्स है, उस सब मोलेक्यूल बॉटम से वहां आया था अगेंस्ट दिस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, एंड हेंस देयर मस्ट बी वर्क हैज टू बी डन on the molecule in bringing from bottom to free surface। ये सब मोलेक्यूल में, जितने भी मोलेक्यूल है, सब मोलेक्यूल में ऐसा करना पड़ेगा, सब मोलेक्यूल में वर्क करना पड़ेगा लाने में, यानी सब मोलेक्यूल को एनर्जी दे दे के यहां पर लाना पड़ेगा। यानी फ्री सरफेस पर जितने भी मोलेक्यूल है, सब मोलेक्यूल में एनर्जी है, उस सभी मोलेक्यूल्स में एनर्जी है। उसी मोलेक्यूल का एनर्जी को जोड़ दीजिए, सभी मोलेक्यूल की एनर्जी को, फ्री सरफेस पर जो मोलेक्यूल है उस सबके एनर्जी को जोड़ दो, उसी को सरफेस एनर्जी बोला जाता है। समझ में आया ये फेनोमेना क्या क्या बोले हम? यस सर। सरफेस में एनर्जी बोलने के लिए सरफेस एनर्जी बोलते हैं, रियली में वो क्या है? सरफेस पर जो मोलेक्यूल है उस सब मोलेक्यूल में एनर्जी है, उसी मोलेक्यूल के एनर्जी के सम को सरफेस एनर्जी नाम दिया गया है। अब कहोगे उस मोलेक्यूल में कहां से ये एनर्जी आया होगा? तो वो मोलेक्यूल को जब नीचे बॉटम से ऊपर आया होगा तो उस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट आया होगा, और उसको उस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट लाने में कोई होगा एजेंट जो वर्क कर रहा होगा लिक्विड के अंदर, उसको धकेल के ला रहा होगा यहां तक मोलेक्यूल को। वही वर्क डन उस मोलेक्यूल में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ऐसा ऐसा सभी मोलेक्यूल को करने में होगा, सभी मोलेक्यूल में एनर्जी होगा, और उसी मोलेक्यूल के एनर्जी के सम को सरफेस एनर्जी नाम रखा गया है। इसको रहने दो, हम लोग नेक्स्ट क्लास